हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 1 और 2। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे और एक क्वेश्चन और भी लिख दिए आप लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। दिया गया आपका 10 ग्राम आयरन 10^24 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ O2 6.02 into 10^24 25 molecules of S2 दिया गया 6.02 into 10^23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपका यूनिट में दिया गया मास सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना। लेट सपोज आपका जितने भी आपका यूनिट में दिया, एमयू दिया, मॉलिक्यूल्स के रूप में दिया, एटम्स के रूप में, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन 10 ग्राम आयरन दिया गया, इसको ग्राम में रहने देंगे एज इट इज। और जो दूसरा तीसरा चौथा इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक यूनिट में कन्वर्ट करें ताकि आपको पता चले कि किसका संख्या ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन से चलते हैं, जो आपका दिया गया 10^24 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ O2 दिया गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं सर आपका मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 हो गया, तो आपका मॉलिक्यूल हो गया इन ग्राम। इसको हम लोग ग्राम में इसका मास निकालते हैं। ठीक है, इसमें आपका एम में दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया, तो आपका 10^24 हो जाएगा इंटू O2 की बात कर रहा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक संख्या आपका एटॉमिक मास आपका 16 होता है, तो 16 इंटू 2 करिएगा इसमें, तो होगा आपका 16 इंटू 2 कर दिए इंटू। अब ये आपका एम में दिया गया एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था कि 1.67 इंटू 10^-24 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर आपको कर देना 1.67 इंटू 10^-24 इतना आपका ये जो यूनिट होगा किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। अब देखिए 10^24 और 10^-24, 10^-24 में 1/10^24, तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 16 इंटू 2 दैट इज आपका 32 इंटू 1.67 इतना ग्राम। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब आपका ये लगभग आ जाएगा 53.44 ग्राम हो जाएगा, 53.44 ग्राम आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए थर्ड वाला, इसको भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। और दिया गया 6.02 इंटू 10^25 मोलिक्यूल्स दिया गया, इसको लिखेंगे हम लोग मास ऑफ H2 इन ग्राम। इसको भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इतना दिया मोलिक्यूल्स, हो गया 6.02 इंटू 10^25 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 इंटू 2 करना पड़ेगा, दैट इज 1 इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, इंटू अब ये तो आपका किस में आ गया, ये आपका एएमयू में हो गया। ठीक है, इतना जो हम लोग किए तो आपका एएमयू में हो गया। अब इसको एएमयू से किस में बदलना, आपको बदल देना है ग्राम में बदलना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.67 इंटू 10^-24 इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए 10^-24 है, 10^25 है। ठीक है, तो ये जब आपको कैंसिल आउट होगा तो 10^1 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका लेट सपोज यहाँ पर लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, तो 10^1 नथिंग बट 10। ठीक, अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा लगभग 201.068 इतना ग्राम हो जाएगा। आप इसको देखिएगा मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। ठीक, अगला आपका फोर्थ दिया गया 6.02 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें आपका एटम्स दिया क्योंकि आपका सिंगल एटम है। ठीक है, एक 2 या 2 से अधिक रहेगा एटम्स तो आपका मॉलिक्यूल्स का लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल्स लिखा गया। क्लियर,
तो यहाँ पर इसको भी हम लोग मास निकाल देते हैं ग्राम में। अगर आपका मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम दिया गया 6.02 इंटू 10⁻23 है, इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 इंटू 1 ही, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, इंटू ये तो हो गया आपका एएमयू में। ये जो आपका आ गया वैल्यू एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब 10⁻23 है और ये आपका 10⁻24, तो ये इसमें आपका बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻1 हो जाएगा। 10⁻, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग गुना करेंगे आपस में, इसको गुना करने पर आपका लगभग हो जाता है 14 ग्राम हो जाता है। ये आपका आ जाता है 14, ये आपका 14 ग्राम। क्लियर। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ए वाला जो वैल्यू है, ए 1.67 इंटू 10⁻24 और ये 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने पर इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये जो आपका वैल्यू है ये वाला 1.67 इंटू 10⁻24, इट इज नथिंग बट आवर 1/6.02 इंटू 10⁻23। इसी को जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो इसका वैल्यू ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाए, ये टोटल आपका कैंसिल आउट हो जाए, ये भी आपका टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर आपका 14 ग्राम आ जाता है आंसर। क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें। इंक्रीजिंग मतलब आपको बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना। तो देखिए सबसे कम वाला पहले होगा, तो सबसे कम आपको कौन सा है, पहला वाला, क्योंकि इसका 10 ग्राम ही है, ये आपका 53.44 ग्राम है, तो पहला में तो आपका ये हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो गया। फिर इससे ज्यादा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना, बढ़ते क्रम में आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि 14 ग्राम है। ठीक, अगला हो जाएगा आपका 53 ग्राम सेकंड, फिर आपका हो गया थर्ड हो गया, ये हो गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। समझ में आया बात। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, दिक्कत हुई होगी, तो आप लोग जो बच्चे नए हैं जा सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री लिखा हुआ होगा, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। 1 to 5 लेक्चर आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों यारों के साथ, उन लोग भी यहाँ पर से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए तो अगला जो आपका है टॉपिक वो आपका मोल है, मोल कंसेप्ट, आपका मोल कंसेप्ट। इसमें हम लोग मोल के बारे में देखें। और जो आपका पूरा केमिस्ट्री है आपका मोल पर ही डिपेंड है, अगर मोल भूल तो सब गोल, समझे। इसलिए मोल को गोल नहीं होने देना है, मोल को बेहतर तरीके से समझना आप लोग को। समझिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा 11th-12th में। समझिए कि तो हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा, प्रत्येक चैप्टर में समझिए। ठीक है, बिना मोल के काम नहीं चलने वाला। देखिए मोल के बारे में हम लोग देखते हैं पहले। और ये जो आपका मोल का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बतलाया था, ये कहें कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है, मोल का कांस्टेंट टर्म, इसको एवोगाड्रो साहब ने दिया था। ठीक है, देखिए मोल के बारे में हम लोग देखते हैं।
मोल आपका डिपेंड करता है एवोगाड्रो संख्या पर। एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर या तो एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग पहले एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। अभी एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर इसको हम लोग एन ए से भी सूचित करते हैं, और यह कहें हम लोग एन नॉट। ये जो जीरो है इसको हम लोग नॉट पढ़ते हैं, और ये एन का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? तो एन नॉट नॉट का मतलब आपका जीरो होता है। ये जीरो का बहुत सारा नाम होता है, ये लिख देते हैं यहाँ पर। जीरो होता आपका, इसको हम लोग साइफर भी कहते हैं। जीरो को साइफर आपका ये होता है, इम्प्टी भी कहा जाता है। इसको हम लोग लव भी बोलते हैं, लव। डक भी कहा जाता है। डक वर्ड आप लोग सुने होंगे, क्रिकेट विकेट देखते होंगे तब कमेंट्री में कहता कि डक पर आउट हो गया, समझे? डक के मतलब जीरो पर आउट हो गया। जीरो हो गया, साइफर हो गया आपका, इम्प्टी हो गया, लव हो गया, डक हो गया आपका। नल मतलब ही जीरो होता। नील मतलब ही आपका जीरो होता है। ठीक है, और नॉट ही इसको हम लोग करते हैं NUGHT नॉट। इस सभी के मतलब हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं शून्य। हम लोग शून्य कहते हैं। क्लियर? तो जीरो का इतना सारा नाम है, जीरो, साइफर, इम्प्टी, लव, डक, नल, नील, नॉट। क्लियर? चलिए, तो हम लोग एवोगाड्रो संख्या के बारे में देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या देखते हैं एन के जो वैल्यू होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं या तो एवोगाड्रो नंबर का है। लीजिए एवोगाड्रोस नंबर, या इसको कहें कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म होता है, इसका एक वैल्यू होता है। इसका वैल्यू होता है आपका 6.0221407 into 10⁻23 इतना पर मोल। इसका जो वैल्यू होता है इतना पर मोल होता है। क्लियर? लगभग इसको हम लोग मान लेते हैं लगभग 6.022 into 10⁻23 पर मोल। इतना लगभग हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका वैल्यू है एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त हुआ था। जो एवोगाड्रो साहब थे, इन्होंने रिसर्च किया था ये सब्सटेंस के ऊपर, मैटर के ऊपर, तब इन्होंने प्राप्त किया कि ये जो आपका मोल होता है, एक मोल इतना पार्टिकल्स के बराबर होता है या इतना आइटम्स के बराबर होता है, एक मोल के वैल्यू। क्लियर? वैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस वैल्यू को प्राप्त किया था, समझे? और अगर हम लोग एवोगाड्रो संघ की बात करें तो एवोगाड्रो साहब का जो नाम था बहुत बड़ा नाम था। है तो लिख देते हैं इनका जो नाम था एवोगाड्रो साहब का पूरा नाम लोरेंजो रोमानो एमेडियो कार्लो एवोगाड्रो। इतना बड़ा इनका नाम था, लोरेंजो रोमानो एमेडियो कार्लो एवोगाड्रो। के नाम से आप लोग को उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि उससे आपको जरूरत नहीं है। ये जो थे एवोगाड्रो साहब, ये इटली के साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इटली के।
और एक चीज यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आप लोग को। ज्यादातर आप लोग ये सब जो बातें हैं ये आपको बुक वगैरह में नहीं मिलते हैं, ज्यादातर टीचर को पता नहीं होता है, जो अभी बताने जा रहे हैं। आपका मोल डे, मोल डे भी एक है, समझे। ऐसे भारत में कहें कि लगभग दिन आपका डे कुछ न कुछ आते रहता है। कल ही था आपका भीमराव अम्बेडकर डे था, बाबा साहब डे था। तो मोल डे इटली में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कि ये जो आपका 10 के पावर 23 है, 10 टू पावर 23 है, तो 10 का मतलब हो गया आपका अक्टूबर मंथ की बात करें, और 23rd, तो 23rd ऑफ अक्टूबर मतलब 23 अक्टूबर को 23rd आपका 23rd अक्टूबर कहें उसको 2310, मतलब प्रत्येक साल पर ईयर, प्रत्येक साल इटली में आपका 6:02 AM की बात करें से लेकर के 6:02 PM तक लोग मोल डे मनाता है, समझे। ये आपका इटली है, इटली में मोल डे प्रत्येक ईयर मनाता, प्रत्येक साल मनाता है। 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से लेकर के शाम के 6:02 तक मनाता है। और उसमें क्या करता है, लोग एंजॉय वगैरह करता है, अपना खाता पीता है एक दूसरे के साथ, मतलब हंसी खुशी रहता है, ठीक है, अपना घूमता फिरता है, मौज मस्ती करता है, समझे। तो इटली में प्रत्येक साल मोल डे मनाया जाता है। ये चीज बहुत कम लोगों को पता होता है, ऐसे ही आपका एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता दी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं, मोल को डिफाइन करते हैं हम लोग कि मोल कहते किसको। देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं 1 मोल ऑफ substance is that entities। अब ये जो आपका इंटिटीज है, इंटिटीज में आपका सारा चीज आ जाता है, आइटम्स हो जाता है, मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, आयंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, प्रोटॉन्स हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट इंटिटीज, इंटिटीज मतलब लिख सकते हैं आइटम्स हो गया आपका, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक, पार्टिकल्स हो गए, आयंस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया। तो ये सब आपका इंटिटीज में आते हैं। या तो आपका नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ रहता है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा, या न्यूट्रॉन्स या आयंस दिए हुए रहेंगे, उसके द्वारा हम लोग किसी भी सब्सटेंस का उसका मोल निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या के आधार पर उसका इस्तेमाल करके, समझे। इसको और भी कर सकते हैं कि as there are
items, as there are items in exactly 12 gram of carbon, 12 आइटम्स। ठीक है, ये करने का मतलब ये हुआ जो आपका 1 मोल कि कार्बन 12 करने का मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, आपका कार्बन 12 है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने आपका आइटम्स प्रेजेंट होते हैं उस आइटम्स को उसके सब्सटेंस का 1 मोल कहलाता है। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने आइटम्स होते हैं उसको ही हम लोग 1 मोल डिफाइन करते हैं, समझे। चलिए इसको हम लोग और आगे देखते हैं। The number of items in 12 gram, the number of items in 12 gram of C12 has been found experimentally 6.022 into 10 raised to power 23। ये जो आपका नंबर ऑफ आइटम्स है कार्बन 12 के 12 ग्राम में, ये आपका एक्सपेरिमेंट के द्वारा इतना आइटम्स पाया गया और इसी को हम लोग 1 मोल डिफाइन करते हैं, इसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। क्लियर, इसको दिस नंबर is called Avogadro's नंबर, इसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर या तो इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका 1 मोल होता है, 1 मोल इक्वल्स टू आपका 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटिटीज या इसको हम लोग पार्टिकल्स भी कहते हैं, इंटिटीज कहते हैं या इसको हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं। इसमें आपका सारा चीज आ जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, समझे। तो 1 मोल बराबर इतना इंटिटीज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि मास ऑफ, एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझ सकते हैं इसको, देखिए कि मास ऑफ
वन mass of one atom of hydrogen, mass of one atom of हाइड्रोजन। अब एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम मास बराबर कितना होगा? हम लोग देखें अभी कि जैसे ही आपका नंबर आ जाता है इतना आइटम्स 5 आइटम्स 4 आइटम्स 5 मॉलिक्यूल्स या 10 मॉलिक्यूल्स आ जाता है या तो 6.02 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स आ जाता है, तो उसका जो मास आपका आता है उसका यूनिट हम लोग AMU लगाते हैं। क्लियर? आप लोग को पिछला क्लास में बताए थे। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन के एटम के कितना एटॉमिक मास होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 × 1 एटम की बात करें तो 1 × 1 दैट इज 1 और इसका यूनिट हो जाएगा 1 AMU हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ इतना हो गया। समझ? अगर इसको हम लोग मोल की तरह डिफाइन करें कि अगर इस प्रकार से लिखें इसको कहें कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के एक मोल का मास की बात कर रहा, समझे? अब तो सबसे पहले जो आपका AMU है, AMU को हम लोग बदल देंगे, ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, समझे? उसको हम लोग बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। अब बोल रहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना एटम्स होंगे? नंबर ऑफ एटम्स। एक मोल में कितना एटम होता है? इतना एटम। ये हुआ ना अभी, एक मोल बराबर इतना एटम हो गया। समझे? तो इतना इंटू इतना कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा आपको 1 × 6.02 × 10⁻23 इतना आपका AMU आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग ग्राम में बदलेंगे, जब को ग्राम में बदलना है, ग्राम में मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.67 × 10⁻24। अब जब ये और ये आपस में गुना होगा तो आपका 1 ग्राम आ जाएगा। समझे? तो हम लोग इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि मास ऑफ N एटम्स, मास ऑफ N एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ N एटम ऑफ हाइड्रोजन। समझे? मास ऑफ N एटम ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग और दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोलर मास का मतलब डिफाइन होता फॉर 1 मोल। मोलर मास जहाँ पे भी आपको रहेगा, मोलर का मतलब डिफाइन फॉर 1 मोल, उसका जो नंबर ऑफ मोल होगा वो 1 होगा। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, या एक नाम इसको और हम लोग कहते हैं मास ऑफ N एटम ऑफ हाइड्रोजन को ही, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राम एटमिक मास, ग्राम एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा वो ग्राम में ही आता है, इसलिए ये तीनों आपका एक ही है, सिर्फ आपका वर्ड अलग अलग है। तीनों का मतलब एक ही होता है, जो आपका 1 × ये जो आपका AMU में आया इतना वैल्यू 6.022 × 10⁻23, समझे? इंटू इसमें हम लोग गुना कर देंगे 1.67 × 10⁻24 ग्राम हो जाएगा आपका। अब आपको पता ही है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपका इनवर्स में आपका सेम होता है, 1/1 इतना वाला वैल्यू इसके बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। कहने का मतलब कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 ग्राम, बिकॉज मोलर इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो हाइड्रोजन एटम के 1 मोल का मास कितना होगा? 1 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में पूछेगा तो। क्लियर?
सो स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हाँ, सिर्फ आप लोग को कंसंट्रेट होकर के देखना है, यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसके अनुसार आपको सोचना है, बस समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसे आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। अब बोल रहा कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा। तो मॉलिक्यूल कहने के मतलब दो एटम है आपका, O एंड O मिल करके O2 बन गया आपका। तो इसका जो मास होगा वन, जहां पर भी आपका संख्या आता उसमें यूनिट में आपका AMU लग जाएगा, ठीक है। अगर संख्या नहीं रहेगा तो सिंपली उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही लिखा था, जैसे हम लोग कहते हैं उसका मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास। तो ये जब बोलेंगे तो उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, लेकिन अगर बोले मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या मास ऑफ टू मॉलिक्यूल, तब उसमें हम लोग AMU जोड़ते हैं। इसमें आपका होगा 16 × 2, क्योंकि दो आपका ऑक्सीजन है, 16 × 2 इतना AMU हो गया। तो कह सकते हैं कि 32 AMU। क्लियर। अब हम लोग इसका मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कि O2 मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 आपका मॉलिक्यूल है, चलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल लगा दिए हम लोग। बताइए मास ऑफ वन मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, और वन मोल आ गया यहाँ पर मोल, तो जैसे ही मोल आएगा तो कितना मॉलिक्यूल होगा, इतना इंटू Na करना पड़ेगा, समझे। इतना इंटू जो इसका एटॉमिक मास यूनिट है, इसमें हम लोग को Na गुना करना पड़ेगा, अवोगाड्रो संख्या को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 32 × Na इतना AMU, या Na के वैल्यू हम लिख सकते हैं 32 × 6.022 × 10⁻23 AMU। ये तो आपका एटॉमिक मास यूनिट में हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, इसमें ग्राम में कितना वैल्यू होगा, कि अगर बोले क्वेश्चन ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द मास ऑफ O2 इन ग्राम, फाइंड द मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन ग्राम। अगर ग्राम में पूछेगा तब यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.67 × 10⁻24। सो कह सकते हैं कि मास ऑफ Na, अगर हम लोग कहें कि मास ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ O2, या दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। क्लियर। या एक तरह से और इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप इसमें GMM इसको कहेंगे, इसमें कहेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपका सिंगल एटम था हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर लिखे थे गम, लिखे थे ग्राम एटॉमिक मास लिखे थे। यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल है O2, इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये सभी आपका सेम है, तो इतना बराबर हो जाएगा आपका 32 × 6.022 × 10⁻23। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 × 10⁻24, क्योंकि आपको किस में निकालना पड़ेगा, ग्राम में निकालना, समझे। आपका जो आएगा वैल्यू ग्राम में, मल्टीप्लाई करिए 1.67 × 10⁻24 इतना
ग्राम आएगा। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपको कितना ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा आंसर। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आराम से आप लोग को समझा रहे हैं, इसलिए आप लोग लेक्चर मिस मत करिए। जो भी आप लोग को लेक्चर मिलता है उसको देखते रहिए, जो भी लेक्चर आता है यहाँ से। अब देखिए हम लोग जो मोलर मास आपका होता है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। आपका मोलर मास है, मोलर मास आपका दो तरह से डिफाइन होता है। एक तो आपका आइटम के लिए होता है, ठीक है। तो जब आइटम के लिए होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे फॉर आइटम, फॉर एटम। एटम के लिए रहेगा आपका तो आपका ग्राम एटॉमिक मास होगा, वो होगा आपका मोलर मास। और अगर मॉलिक्यूल के लिए रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। ये होगा फॉर मॉलिक्यूल, आपका मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर? और अगर हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि मास ऑफ 1 मोल, जो मोलर मास है उसको हम लोग कहते हैं मास ऑफ 1 मोल। मतलब एक मोल में कितना मास होता है उसी वही आपको कहलाता है मोलर मास। एक मोल में जितना मास होता है दैट इज आवर मोलर मास। समझे? इसको अगर आइटम रहेगा दिया तो आपका ग्राम एटॉमिक मास निकलेगा, अगर मॉलिक्यूल दिया हो रहा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकलेगा उसका। ठीक? तो मोल को हम लोग एक तरह से और डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से भी कहते हैं मोल को। इसको हम लोग ग्राम आइटम भी कहते हैं, मोल को ग्राम आइटम। मतलब जो ग्राम है उसमें जितने नंबर ऑफ आइटम्स उसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपका मोल आ जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल आपका दिया गया तो जितने मॉलिक्यूल हैं उस मॉलिक्यूल में हम लोग ग्राम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका मोल आ जाता है। ठीक है? तो ये आपका इसके लिए हो गया फॉर एटम, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, एटम के लिए होगा। ये आपका फॉर द मॉलिक्यूल, आपका मॉलिक्यूल के लिए होगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग अब फॉर्मूला देखते हैं मोल्स का निकालने का फॉर्मूला। आपका बेसिकली दो फॉर्मूला है मोल्स निकालने का, एक आपका एवोगाड्रो संख्या के द्वारा और एक आपका अगर गिवन मास है, दिया गया मास है ग्राम में, तब उसके मोलिकुलर मास को यूज करके। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। दो फॉर्मूला है, पहला इसको लिख देते हैं, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपका होता है, ये तो आपका गिवन मास हो गया, ये गिवन मास, और ये जो आपका गिवन मास होगा ऑलवेज बी इन ग्राम, हमेशा ही ग्राम में होना चाहिए, तभी जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका मोल में होगा, इसका जो यूनिट होगा वो मोल होगा। तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो कहें कि उसको हम लोग मोलिकुलर मास भी कहते हैं मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास लिख सकते हैं, एटॉमिक मास, या इसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलर मास, या इसको हम लोग कहेंगे मोलिकुलर मास कहते हैं, या इसको मोलर मास भी कहा जाता है, समझिए। ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। का पहला फॉर्मूला हो गया
और दूसरा फॉर्मूला है जो आपका दूसरा वाला नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपका होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ एंटिटीज का है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में सारा चीज आपका हो जाता है, जैसे कहा कि आपका आइटम्स हो जाता है कि नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सभी आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आता है। बटा बाई हम लोग लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर n है, ठीक है। बाई में आपका हो जाता है एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग n भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये आपका, और इसका वैल्यू आप लोग जानवे करते हैं कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना एंटिटीज होता है, समझे। तो एवोगाड्रो संख्या तो आपको कांस्टेंट है, ये तो आपको पता रहेगा ही, समझे। और ये जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये आपका दिया हुआ रहेगा, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का जिसका दिया हुआ है, समझे। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है आपको याद रखना है, इसी दोनों फॉर्मूला के द्वारा आपका नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, समझे। देख लीजिए इसको। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका दिया हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। आपका H2SO4 का मास दे दिया गया किस में, ग्राम में दिया गया। तो जब ग्राम में दिया हो रहा था आपका पहला फॉर्मूला लगा देना। अगर आपका नंबर ऑफ आइटम्स दिया गया तो आपको दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देना, आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो आपको जो H2SO4 है इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देना। क्यों? क्योंकि आपका ग्राम में दिया गया मास और डिवाइड करना पड़ता किससे, आपका मॉलिक्यूलर मास से, तो एटॉमिक मास। ये आपका मॉलिक्यूल है H2SO4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास आपका 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 × 4। और सब का जब आप कैलकुलेट कीजिए तो आपका 98 आ जाएगा, समझे। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला लिख देना है कि गिवन मास, फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करना आपको, समझे, ताकि आपको याद होगा फॉर्मूला। गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर मास, गिवन मास आपका कितना दिया गया 9.8 ग्राम अपॉन 98। जब कैंसिल आउट करिएगा तो ऊपर आपका बच जाएगा 0.1, इतना मोल हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल।
इतना मोल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बात करें, ठीक है, तो यहाँ इसमें देख लेते हैं, आपको बोल दे तो नंबर ऑफ मोल्स था, वो बोले कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करिए, ऑल्सो कैलकुलेट, लिख देते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो आपका मोल आ गया, कितना मोल आ गया, 0.1 मोल आ गया है। तो आप जो दूसरा फॉर्मूला उसको आप अप्लाई करिएगा। पहला फॉर्मूला से आप इसका मोल निकालिए, अब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर में होता है ना, नीचे में आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, इधर आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, समझे। तो दूसरा फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन कर देना, समझे, एन मतलब एवोगाड्रो नंबर करना, समझे। अब यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, ये जो आपका एन वाला वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन, दैट इज आवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना, 0.1 होगा आपका, 0.1 इंटू एन, ये आपका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, समझे। अब एन के वैल्यू भी आप रख सकते हैं, एन के वैल्यू कितना होता है आपका 0.1 हो गया इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। अभी जो 0.1 है ये आपका एक कैंसिल आउट होगा इससे, तो हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻22 इतना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, इतना आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, समझ में आया। तो 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। समझ में आया होगा आप लोग को बेहतर तरीके से, देख लीजिए आप लोग। हाँ, जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पर, अगर दिक्कत हुई होगी, परेशानी होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाइए चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें 1 to 5 जो लेक्चर है उसको आप देखिएगा, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आए। सो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते आप लोग को कुछ सुना देते हैं, देखिए कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, समझे। तो आप लोग अपना हौसला बना करके रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और निरंतर बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोग को सफलता एक न एक जरूर एक दिन मिलेगी, समझे। तो आप लोग मेहनत कम मत करिए, हार्डवर्क करते रहिए, और धैर्य जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है धैर्य जिंदगी में। लोग थोड़ा समय हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, छोड़ देता है कि हमको नहीं आ रहा समझ में, नहीं पढ़ेंगे, चेंज करेंगे स्ट्रीम,
ठीक है। साइंस से लोग आर्ट्स वगैरह ले लेता है या कहीं अलग कॉमर्स वगैरह ले लेता है, समझे। तो जो आप ले चुके हैं सब्जेक्ट, उसमें आप समझने का प्रयास करिए और धैर्य बना करके रखिए, हौसला कम मत करिए। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।